तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस वन क्लास साइंस में। आइए आज बात करते हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर, जो हमारा रहेगा 80 नंबर का और जिसकी समय अवधि रहेगी वो होगी 3.25 घंटे की, अर्थात 3 घंटे और 15 मिनट की। जो ये आपको निर्देश दिए हैं ये पहले पढ़ लेना और उसके पश्चात आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला खंड ए है, उसमें पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, गद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी काशी के सद्गुणी साहित्य के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे, अर्थात उन्होंने जन्म लिया था। यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने कविस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूल कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विद्यायन कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप में मिलता है। जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उनका बीजारोपण झरना में ही किया। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र की हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका होगा जयशंकर प्रसाद जी। वो कैसे होगा? क्योंकि इस गद्यांश में पूरा का पूरा जो भी वर्णन किया गया है वो हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी का किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसाद जी संबंधित थे, तो प्रसाद जी कौन से समाज या घराने से थे? वह थे सगुनी साहू घराने से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो जो भाषा थी वह कौन सी थी? वह थी ब्रज भाषा। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? इनमें से जो रचना है वह कौन सी जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? वह होगी आंसू। तो आप सभी लोग कहोगे कि वह झरना भी होगी, तो झरना है, लेकिन इसमें आगे दे दिया है झरना देश संगीत, तो यह नहीं होगी, इसमें केवल आंसू होगी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? जो छायावाद का बीजारोपण है वह किस रचना से किया था? वह किया था, कौन सी रचना थी प्यारे बच्चों? वह थी हमारी झरना। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 6 से 10। जो 4 प्रश्न आएंगे वह आएंगे इसमें से काव्यांश में। तो पढ़ लेते हैं एक बार। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, सरित गिरी गहवर मिल ले, है अनिश्चित किस जगह पर, बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। इसमें पहला उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। तो इस काव्यांश में शीर्षक क्या होगा प्यारे बच्चों? वह होगा पथ की पहचान, अर्थात रास्तों का जांच पड़ताल। प्रश्न नंबर 7, बटोही शब्द का अर्थ है। बटोही शब्द का क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चों? वह होगा पथिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, सुमन का पर्यायवाची युग्म है। तो सुमन का क्या पर्यायवाची युग्म होगा? वह होगा फूल पुष्प परशुन, अर्थात स। उक्त काव्यांश में कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? वह शब्द शक्ति है, वह कौन सी है? वह होगी लक्षणा। प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ है। तो इसमें क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चों? वह होगा दुख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, उनमें शब्द का अर्थ है। प्रकाश, दीप्ति, उजाला, अर्थात ये तीनों ही उनमें शब्द का अर्थ है। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जाट पंचम की ना कहानी है। जो ये ना कहानी है वह है व्यंग्यात्मक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, जिस सर्वनाम का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए, अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। वह शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वह कहलाते हैं विशेषण, अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं या बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं या कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, अविकारी शब्द ही खालिस्तान शब्द भी कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द भी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5,
अनुज शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो अनुज में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों? वह होता है अनु उपसर्ग। उपसर्ग क्या कहलाता है? उपसर्ग होता है वह होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवता शब्द में मूल शब्द है, मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है? मानव। प्रश्न नंबर 3, लघु अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्द में लिखिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा क्या होगी प्यारे बच्चों? वह होगी जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए। 2 क्यों, हम 4 लिखेंगे। तो चलते हैं पहले उदाहरण की ओर। मूर्ति को बनाने वाला क्या कहलाता है? मूर्तिकार। दूसरी की ओर काल को जीतने वाला क्या कहलाता है? कालजयी। तीसरी की ओर जनप्रिय अर्थात जन को प्रिय अर्थात जनप्रिय। चलते हैं चौथे की ओर। तिल को चाटने वाला तिलचट्टा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो काट का उल्लू होना अर्थात महामूर्ख होना। प्रश्न नंबर 4, जैसी करनी वैसी बननी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखिए। तो इसका क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। तो करते हैं, चलो। सुखलाल ने अपने माता पिता के साथ बदतमीजी करी। तो बदतमीजी का जवाब क्या होता है प्यारे बच्चों? वह होता है घर से बाहर निकालना, अर्थात उसके माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जैसी करनी वैसी बननी अर्थात शुक्लाल ने माता पिता के साथ बदतमीजी की तो उसके माता पिता ने उन्हें बाहर निकाल दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? वह हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और कब? 12 अप्रैल 1977 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने यह तर्क दिया कि अगर स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों द्वारा किए गए अनर्थ भी उसी शिक्षा के परिणाम होनी चाहिए, जैसे कि चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, घूस लेना आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? दंतुरित मुस्कान अर्थात दांत दिखाकर जो हंसते हैं उसे कहते हैं दंतुरित मुस्कान। तो उसका कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उसका प्रभाव पड़ा, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगी, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती हो, अर्थात मृत शरीर को भी जीवित कर देती हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, गिरिराज कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली है मंची जो 1941 में प्रकाशित हुई, और दूसरी है नाश और निर्माण जो 1946 में प्रकाशित हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगीतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? तो वह करती है, यह कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका का विचार करती है। अर्थात जो संगीतकार होता है उसके जो साथ गाने वाले होते हैं उसकी भूमिका पर विचार करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंदत आनंद के सलियायन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है? तो 10वां का हो जाएगा हमारा संस्कृति का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही गई है? तो किसकी नाक नहीं होने की बात कही है? वह कही गई है जाट पंचम की लाट की नाक। प्रश्न नंबर 12, आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। तो हमें क्या बताना है? विज्ञान के। अगले प्रश्न की ओर। खंड ब, माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? अर्थात बालक कैसे होते हैं? बालक बहुत चंचल होते हैं। प्रश्न नंबर 5, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो यह आपका जो पाठ है उसके आधार पर बताना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ? जो दुलारी का परिचय है, जो मेल मिलाप है, वह टुन्नू का कब और कहाँ हुआ था, जो आपके पाठ में दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, काल के आधार पर क्रिया के भेदों के उदाहरण सही समझाइए। जो काल के आधार पर है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं उनको समझाना है। गोपियों ने उदो को बड़भागी क्यों बताया गया है? बड़भागी मतलब कि मोह में नहीं है, अर्थात वह जो उदो है, जो बावरा है,
वह श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, बाल गोविंद भागवत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? जो चरित्र की विशेषता है वह कौन सी है जिसके कारण वो साधु कहलाते थे? यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो दंतुरित मुस्कान है उसका जो शॉर्ट में विश्लेषण है वह आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 11, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना पंक्ति में कवि का क्या कहना चाहता है? मतलब जो इस पंक्ति में है वह कवि क्या कहना चाहता है, तो वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 12, कहाँ से संस्कृति की पाठशाला है? क्यों? नौबत खाने में पाठ के आधार पर बताइए। काशी है जो संस्कृति की पाठशाला वह क्यों है, जो आपको बतानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, संस्कृति क्या है अपने शब्दों में लिखिए। जो संस्कृति के बारे में आप जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का परिणाम नहीं। उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाइए। जो पाठ में उदाहरण आया है उसके अंतर्गत आपको क्या समझाना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, सूरदास का जीवन परिचय एवं कर्तृत्व संक्षिप्त में समझाइए। जो सूरदास के बारे में जो पाठ में दिया गया है वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 16, राम वृक्ष बेनुपुरी का जीवन परिचय एवं कर्तृत्व संक्षिप्त में समझाइए या लिखिए। खंड 7, निम्नलिखित अपठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 2 में से एक का आपको क्या करनी है, सप्रसंग, अर्थात उसका प्रसंग जो लेखक है उसका नाम और ये कहाँ से ली गई है, कौन सा अध्याय है और कौन से लेखक है इनके, उनके बारे में बताना है। और आप आगे ये भी लिख सकते हो शब्दार्थ लगा के, इनमें जो भी शब्दार्थ है जिनके आप शब्द के अर्थ आते हैं वो शब्दार्थ भी आप लिख सकते हो, जिससे आपको जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसका मन मोहित होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित अपठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो इसकी क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले प्रसंग होगा जिसमें कवि का नाम और जो हिंदी की पुस्तक है उसमें से कौन से अध्याय से लिया गया है वह आपको लिखना है। और फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं, जो भी इनमें से आपको शब्द के जिन शब्द के आपके अर्थ आते हैं उन्हें लिखना है। और तीसरा होगा आपका व्याख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। जो लक्ष्मण व परशुराम के मध्य रामायण काल में जो संवाद हुए थे, जो बोलचाल हुआ था, उनका हमको क्या लिखना है, उदाहरण सहित लिखना है। या दूसरा आप कर सकते हो, आत्मकथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। तो आपको आत्मकथ्य जो कविता है उसको लिखना है पूरी को एकदम विस्तार से। जाते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इस पाठ के आधार पर आपको बताना है कि क्यों कहते थे। चल, अथवा एक कहानी यह भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट करता है, समझाइए। चलते खंड 10, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में एक सारभृंगित निबंध लिखिए। इनमें आपके ऑप्शन है मातृभाषा और उसका महत्व है। तो इसमें आपको लिखना है ये 4 जो आपको दे दिए हैं पॉइंट। दूसरा है मेरा प्रिय नेताजी, तो इसमें आपको वापस फिर से 4 पॉइंट है। तीसरा है मेरी अविस्मरणीय यातना, है राजस्थान के मेले। प्रश्न नंबर 22, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखिए। तो आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है, उसके लिए आपको निमंत्रण पत्र भेजना है, वह आपको लिखना है। अथवा में है अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्ष अध्ययन की वस्तु स्थिति में अवगत कराइए। जो आपकी स्कूल है उसके अंदर क्या नहीं है, अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है। तो आपको क्या करना है,
प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। और अथवा में है आपके विद्यालय में ASUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। हमारा हिंदी का मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है।